हेलो स्टूडेंट्स, हाय अंशिका, हाय सृष्टि, हाय अनन्या, हाय यशी, हाय अंशिका। चलिए हम बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले सेल डिवाइड क्यों होता है? सेल डिवाइड ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, रिप्लेसमेंट के लिए होता है। बहुत सारे सिग्निफिकेंस है सेल डिवीजन के, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या होता है? हर एक सेल जो होता है वो कैपेबल होता है रेकरिंग डिवीजन के। मतलब क्या? जैसे सेल है, सेल डिवाइड होता है तो दो तरह के डिवीजन को फॉलो करता है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। उसके अलावा कोई और डिवीजन नहीं है कि कोई और अपना अलग ही कुछ करने लगा। ठीक है, या तो माइटोसिस डिवीजन होगा या तो मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं सारे सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यही रेकरिंग इवेंट इसमें होता है। जैसे माइटोसिस में अभी आप पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो रेकरिंग इवेंट रहता है जो सारे सेल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही फिर डाई होते हैं, फिर नया सेल बनता है, वो मर जाते हैं, फिर नया सेल बनता है, वो भी मर जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पूरे को सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें जैसे कि जो सेल होती हैं वो कहाँ से एग्जिस्ट होती हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये अमीबा है। अमीबा का सेल क्या होता है? पहले इलोंगेट होता है और फिर डिवाइड होता है। यानी कि कहाँ से ये दोनों, जब डॉटर अमीबा डिवाइड होके कहाँ से आए? ये प्री एग्जिस्टिंग वन से। अपने आप से तो ये दोनों कहीं आ नहीं गए, ये जो था हमारा ये सेल वहीं से डिवाइड होके आए। ठीक है, और फिर अब ये बताया है कि जैसे जो सेल डिवाइड होके डॉटर सेल बने हैं तो वो स्ट्रक्चर हो, चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, हर चीज में सिमिलर होंगे। देयर स्ट्रक्चर, शेप, साइज, फंक्शन ऑल विल बी सिमिलर। और ये सिमिलर क्यों होते हैं? क्यों? जैसे क्रोमोसोम डिवाइड होता है, हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो क्रोमोसोम डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम बियर्स जीन्स। तो यही जीन जो होते हैं ना, यही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। ठीक है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होते हैं। तो यही जो सेम जीन होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इनका फंक्शन, स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब सिमिलर रहेगा। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं कि कैसे होता है सेल का। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम लेबलिंग कर रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ लेबलिंग करेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। आउटर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। आई होप कि आप हमारे साथ कर रहे होंगे साथ साथ। ये क्या है हमारा? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, सेंट्रोसोम। ठीक है, और ये जो दो हैं अंदर, ये क्या है हमारे? सेंट्रोइल है। ठीक है, सेंट्रोइल। और ये फिर और अंदर जाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा? न्यूक्लियोलस। फिर ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई होप कि आप हमारे साथ लिख रहे होंगे। और फिर ये सबसे लास्ट, सबसे मेन, ये जो हमारे अंदर है, इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहेंगे क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे क्या है? क्रोमैटिन रेटिकुलम। फर्दर आप पढ़ेंगे कि ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम होते हैं, यही आगे जाके थिक होते हैं और यही क्रोमोसोम बनते हैं और यही डिवीजन होता है। ठीक है, सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। इंटरफेस याद रखना, इंटरफेस में सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? ये होता है प्रिपरेटरी फेज। इसमें प्रॉपर्टीज जो होती है डिवीजन के लिए वो एक्यूमुलेट होती है। मतलब जिन जिन प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत होती है, जैसे सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब चीजों की हमें जरूरत होती है, तो ये किस में होता है? इंटरफेस में होता है। बिल्कुल याद रखना है कि इंटरफेस क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज है। इट इज अ प्रिपरेटरी फेज इन विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर माइटोटिक फेज और फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, अब हमारा जो इंटरफेस है फर्दर 3 अदर और स्टेजेस में डिवाइड है।
G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज जो होता है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है और इसी फेज में जो सेल होते हैं वो मेटाबॉलिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस फेज में जो सेल होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा, मतलब ये बढ़ने लगा। ये देखो ऐसे ऐसे करके ये बढ़ने लगता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जब साइटोप्लाज्म बढ़ने लगा तो ये जो सेल का साइज है वो भी इंक्रीज करने लगा। ठीक है, तो हमारे G1 फेज में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जिसकी वजह से द साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस। अब आता है हमारा S फेज। S फेज सेकेंड फेज है जिसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा, इतना याद रखना है। अब हमारा आता है G2 फेज। G2 फेज क्या होता है, G2 फेज जो होता है वो सबसे शॉर्टर फेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप हो जाता है और आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू रहता है क्योंकि हमें वो आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ सिंथेसिस ऑफ डीएनए की वजह से द सेल गेट डुप्लीकेटेड। ठीक है, अब हमारा इंटरफेस में हमने क्या देखा, इंटरफेस में हमारा जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो चुका है, लेकिन जो सेल है वो डिवाइड नहीं हुआ है। अब आता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अभी 2 टाइप के डिवीजन आएंगे, माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा इंटरफेज के बाद माइटोसिस फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सेल साइकिल के पार्ट थे और वो सेल डिवीजन के पार्ट है। ठीक है, इंटरफेज के बाद हमारा क्या आया है, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज क्या है, डिवाइडिंग फेज। अब माइटोटिक फेज फर्दर 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब बुक में आपको प्रॉपरली दिया है, आपको बुक रीडिंग भी करनी है। ये चैप्टर है, नया है आपके लिए, आपने पिछले क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो भी 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये जरूर आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो अब हमारा माइटोसिस है और मियोसिस है। ठीक है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या कहाँ होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, यानी सोमैटिक सेल में होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स को ही नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है पेरेंट में भी और डॉटर में भी। जैसे कि अगर ये हमारा पेरेंट सेल है, इसमें हमारे अगर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो हमारे डॉटर सेल बने हैं तो दोनों में 4 प्रेजेंट होंगे। अब वो कैसे 4 प्रेजेंट होंगे वो हम आपको फर्दर बताएंगे। अब आता है हमारा मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। डरिए मत, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। मियोसिस जो होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। इसे रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो घट जाता है। कैसे घटता है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब हमारा आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब हम आपको इनके बारे में ब्रीफ में बताते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रोफेज की। प्रोफेज में पहला हमारा है अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और ये लेट प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। आपको ये सब पढ़ने के लिए इसे ध्यान में रख के पढ़ना होगा। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसका, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, एक पेयर और दूसरा पेयर। ये क्या है हमारे क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, ये याद रखना है। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। प्रोफेज में शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ क्रोमैटिन रेटिकुलम। हमने पहले आपको जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें स्ट्रक्चर में ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम थे ये स्टार्ट कर देते हैं थोड़े थोड़े शॉर्ट होना और थिक होना। ठीक
ठीक है। जैसे ये इसमें देखिए और इसमें देखिए, कंपैरिजन करिए अर्ली प्रोफेज से, मिड प्रोफेज से और ये लेट प्रोफेज। यहाँ पे जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं वो काफी ज्यादा लंबे हैं और पतले हैं, यहाँ पे आते आते वो शॉर्ट और थिक दोनों हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इस क्रोमैटिन रेटिकुलम स्टार्ट शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग, ठीक है। और दूसरा आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे हमारी होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने आपको यहाँ पे क्या दिखाया था, सेंट्रोसोम, और अंदर थे 2 सेंट्रोइड। तो अब ये जो 2 सेंट्रोइड थे वो गायब होना स्टार्ट कर देते हैं और बना लेते हैं ये एस्टर। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टर, एस्टर्स, ठीक है। कौन बनाता है एस्टर, सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड क्या बनाते हैं, एस्टर्स। 2 सेंट्रोइड थे इसीलिए 2 एस्टर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ये एस्टर्स जो है वो अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं, अर्ली से लेट तक में ये अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियोलस है, इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, मतलब गायब होना शुरू कर देंगे और यहाँ लास्ट तक आते आते बिल्कुल एकदम गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अब ये जो एस्टर्स थे उनमें बहुत ही फाइन आईलैशेस स्प्लिंडल फाइबर बनाए हैं। ये जो हमारे लाइन जैसे हैं ये क्या है, हमारे स्प्लिंडल फाइबर किसने बनाए हैं, एस्टर्स ने बनाए हैं, ठीक है। अब एनाएस्टर और एम्फीएस्ट्रल ये आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। एनाएस्ट्रल किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। एम्फीएस्ट्रल किस में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं। अब जो हमारे एस्टर रेस जो स्प्लिंडल फाइबर बना चुके हैं, ये जो हमारे सेंट्रोमेयर है, ये जो सेंट्रोमेयर होते हैं वो स्प्लिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है एक एक। ये देखिए हमने अटैच करके दिखाया आपको, ये हमारी स्प्लिंडल फाइबर है और ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो सेंट्रोमेयर है वो अटैच है, ठीक है। कुछ ऐसा अटैच रहता है, ऐसे करके वो अटैच हो जाते हैं और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है लेट प्रोफेज तक आते आते। तो आपको क्या याद रखना है पूरे प्रोफेज में, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम, डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल एंड स्प्लिंडल फाइबर एंड हाँ, इतना ही याद रखना है आपको, प्रोफेज में इतना ही हुआ है, ठीक है। अब हमारा प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज। तो प्रोफेज के बाद हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम थे दे स्टार्ट अ पिक्यूलियर मूवमेंट, पिक्यूलियर मतलब अजीब सा कुछ, ठीक है। और वो अपने आप को ऐसा कुछ अरेंज कर लेते हैं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसीलिए इन्हें बुक में कहा गया कि अरेंज लाइक इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज में इतना याद रखना है आपको कि दे स्टार्ट पिक्यूलियर मूवमेंट एंड अरेंज देमसेल्फ इन अ इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो एकदम सीधा सीधा अरेंज हुए और इधर इधर साइड साइड डिवाइड मतलब सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में अरेंज हुए, इसीलिए क्या कहा गया है, इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हुए, ठीक है। अब हमारा मेटाफेज के बाद क्या आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज भी 2 पार्ट में, अर्ली और लेट, ठीक है। अर्ली एनाफेज, एनाफेज में टोटल क्या होता है, पूरा बता दे रहे हैं। एनाफेज में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम थे वो बीच से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ऐसे है, ये हमारे क्रोमैटिड्स थे, पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, तो एनाफेज में आके ये ब्रेक हो जाते हैं ऐसे, ये हमारा क्रोमोसोम ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स में या डॉटर क्रोमैटिड्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। हमारा ये क्रोमोसोम था, देखिए ये ऐसा क्रोमोसोम था और ये एनाफेज में ब्रेक हो गया और एनाफेज में ही दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल। ये देखिए यहाँ लेट एनाफेज तक आते आते अपोजिट पोल तक ये पहुंच जाते हैं। इस फेज में क्या होता है, इसका थोड़ा सा, इसमें देखिए पूरा ये सर्कल टाइप का है और इसमें थोड़ा सा दब गया है, तो इसमें जो होता है वो थोड़ा सा दब जाता है और एकदम एंड तक आते आते हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे या डॉटर क्रोमैटिड्स वो पूरा अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं और फिर ये प्रिपेयर होते हैं लास्ट यानी टेलोफेज के लिए। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में होता है, अब हमारे वो जो डॉटर क्रोमैटिड्स थे जो डिवाइड हुए थे, दे स्टार्ट थिनिंग, याद रखना, थिनिंग एंड एलोंगेटिंग मतलब लंबा होना और पतला होना।
ये टेलोफेज में होता है। टेलोफेज भी दो में डिवाइड है, अर्ली और लेट। ठीक है, अर्ली में दे स्टार्ट थिनिंग, और जो हमारे एस्टर रेस थी, स्पिंडल फाइबर्स थी, दे स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। अब ये जो थे वो डिसअपियर हो गए और हमारे न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर न्यूक्लियोलस ये भी आ गए हैं। तो अब ये डिसअपियर हो गया एस्टर रेस, फिर जाके हमारा क्या बना लेंगे, सेंट्रोइल, और सेंट्रोइल किससे सराउंड होगा, सेंट्रोसोम से। तो अब हमारा यहाँ टेलोफेज तक आते आते जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो अनकॉइल हो गए हैं, इलोंगेट हो गए, थिन हो गए। ठीक है, ऐसे हो गए जैसे पहले थे क्रोमैटिन रेटिकुलम की जैसे। फिर हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमने जब सेल का स्ट्रक्चर बताया था तो बताया था ये क्या था हमारा, साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब टेलोफेज के बाद दो डॉटर सेल हमारे बन गए हैं साइटोकाइनेसिस में। जैसे आप देख रहे हैं इसमें फिर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन रेटिकुलम है और ये सेंट्रोसोम है। फिर यही प्रोसेस ये सेल भी रिपीट करेगा और यही प्रोसेस ये सेल भी रिपीट करेगा, इसी तरह चलता रहता है। इसी को सेल साइकिल कहा गया है। हम आपको अब फिर से बता देते हैं। प्रोफेज में क्या हुआ, थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम, disappear of nuclear membrane and nucleolus, and centrosome forms aster rays and spindles fiber। ठीक है, ये सब हमारा प्रोफेज में हुआ। और फिर आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ था, दे अरेंज देमसेल्फ इन इक्वेटोरियल प्लेट। जो हमारे क्रोमोसोम थे वो एकदम अरेंज हो गए थे, पिक्यूलियर मूवमेंट शो किया था, उसके बाद एक लाइन में अरेंज हो गए थे। उसके बाद हमारा आया था एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ था, वो लोग स्प्लिट हो गए थे। कौन, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए थे डॉटर क्रोमैटिड्स में या सिस्टर क्रोमैटिड्स, कुछ भी कह सकते हैं। स्प्लिट होने के बाद दोनों अपोजिट पोल तक पहुंच गए थे और जो हमारा सेल का साइज था वो पहले से थोड़ा पतला हो गया था। ये हमारा एनाफेज में हुआ। टेलोफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में इसका फिर से इलोंगेशन, अनकॉइलिंग ये सब हो गया और फिर जो हमारे स्प्लिंडल फाइबर और एस्टर रेस थे डिसअपियर हो गए और हमारा न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से आ जाता है और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और फिर उसके बाद कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये पूरा जैसे हमारा सेल था तो सेल के अंदर न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ, लेकिन जब डिवाइड होके आया तो यहाँ दो न्यूक्लियस बन गए, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी हुआ। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इजी सा है। साइटोप्लाज्म से साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस है तो कार्योकाइनेसिस, यानी कार्योकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी दोनों क्या है, डिवीजन है। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का, कार्योकाइनेसिस हमारे न्यूक्लियस का, और ये सब इसी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में ही हो गया है। अब हमारा माइटोसिस हमें लग रहा है कंप्लीट हो गया है। फिर हमारे अब बात आती है मियोसिस की। मियोसिस से पहले हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ सेल माइटोसिस जान लेते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हमारा ग्रोथ आ जाएगा। छोटे बेबी होते हैं, वो बढ़ते हैं, सेल डिवीजन से बढ़ते हैं। उनके अलग अलग पार्ट में सेल डिवीजन होता है, हैंड हो गया, लेग हो गया, हर जगह सेल डिवीजन होता है, तो वो ग्रोथ हो गया। और फिर आएगा हमारा रिप्लेसमेंट, जैसे अगर चोट लग जाती है तो वो दोबारा ठीक हो जाती है। क्यों, सेल डिवीजन की वजह से वहाँ सेल डिवाइड होती है, नई स्किन आ जाती है। फिर रिप्लेसमेंट के बाद रिपेयर, रिप्लेसमेंट के बाद रीजनरेशन, जैसे कि हमारा लिजर्ड हो गया, स्टारफिश हो गया, लिजर्ड की टेल है वो कट जाती है, दोबारा से आ जाती है, इसे रीजनरेशन कहते हैं। कैसे आती है, सेल डिवीजन की वजह से आती है। और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो वहाँ भी सेल डिवीजन होता है, तो वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। और फिर मेंटेन ऑफ सेल साइज। सेल साइज जैसे कि बताया कि पुराना जो सेल होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, वो जो नया सेल बना रहा है तो वो सेम होगा,
साइज में, शेप में, और सबसे अच्छा कि मेंटेनिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। ये भी नहीं है कि हम बहुत सारे क्रोमोसोम नंबर जैसे ह्यूमन के हैं वो अलग है, ह्यूमन का 23 होता है, ठीक है। इसी तरह हर एनिमल का अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। तो इसी ये सेल डिवीजन माइटोसिस क्या मेंटेन करता है, मेंटेनिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, जिसकी वजह से ह्यूमन में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं, ना बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था कि ये एसेक्सुअल सेल में होता है, यानी कि सोमैटिक सेल में होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है और माइटोसिस से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सब थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब आता है हमारा मियोसिस। लेकिन पहले आपकी बुक में दिया गया होगा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, और वो आपको अच्छे से याद रखना है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में माइटोसिस कैसे डिफरेंट है वो आपको याद रखना है। अब एक बहुत ही मेन डिफरेंस बता देते हैं आपको माइटोसिस और मियोसिस में। जो माइटोसिस होता है उसमें 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है, लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। ये आपको गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल याद रखना है। माइटोसिस में कितने डॉटर सेल फॉर्म होंगी, 2, और मियोसिस में कितने डॉटर सेल फॉर्म होंगी, 4, ठीक है। अब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा गया था, वैसे मियोसिस को क्या कहा गया है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा गया है हम आपको बताते हैं। मियोसिस 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हमारा रिडक्शन कहा गया है और मियोसिस 2 को हमारा इक्वेशनल कहा गया है। अब ये है, ये आपकी बुक में दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2n, यानी ये n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें डिप्लॉइड में देखेंगे तो क्या होता है, 46 होता है। फिर हमारा मियोसिस 1 हुआ, यहाँ पे कौन सा होता है, मियोसिस 1, ये डिवाइड हो जाते हैं, यानी 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया। हैप्लॉइड मतलब n, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 46 से 23 यहाँ, 23 यहाँ रिड्यूस हुआ है ना 46 से, तो इसे क्या कहा है, रिडक्शनल सेल डिवीजन। और फिर यहाँ पे जैसे माइटोसिस में होता था, इक्वल बनता था, इसीलिए यहाँ पे फिर 23 23 4 23 हो जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको मियोसिस 2 को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा गया है। ये हमारा मियोसिस 1 था जो यहाँ बना, और फिर यहाँ जो 4 बने ये हमारा मियोसिस 2 था। मियोसिस 1 को रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 1 को रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस 2 को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। डिप्लॉइड मतलब 2n और हैप्लॉइड मतलब n। अब जो मियोसिस होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है और डिप्लॉइड सेल में होता है, याद रखना है आपको। मियोसिस कहाँ होगा, डिप्लॉइड सेल में, और होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो एकदम सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, फंक्शन, ये सेल बिल्कुल सेम होते हैं इन सब में, तो इनको क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब जैसे कि बताया हमने, मियोसिस रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, तो ये रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेल डिवीजन होता है, तो ये पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा मेंटेनिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। अब ये भी डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ देखो डिवाइड कर रहा है ना 46 से 23। अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि 46 से 25 इधर हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा। सेल नंबर जो होता है, क्रोमोसोम नंबर, ये कांस्टेंट रखते हैं ये भी। और फिर उसके बाद आता है वेरिएशन। वेरिएशन कैसे, जैसे कि प्राची और उसका जो भाई है, रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, लेकिन दोनों अलग दिखते हैं, ठीक है। क्यों अलग दिखते हैं, रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं तब भी अलग दिखते हैं, प्राची और पारस, क्यों, वेरिएशन की वजह से, ठीक है। और फिर आता है हमारा इवोल्यूशन। जैसे पहले एप थे, ठीक है, एप झुक के चलते थे, सेल डिवीजन की वजह से, मियोसिस माइटोसिस की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से अब वो लोग खड़े होके चलने लगे। अब उसी डिवीजन की वजह से जैसे ये जॉ लाइन काफी बड़ी हुआ करती थी वो छोटी हो गई, तो ये सब क्या है, इवोल्यूशन है। ये कहाँ से आए हैं, माइटोसिस या फिर मियोसिस से, ठीक है, एवोल्यूशन। और ये बस आपको इतना याद रखना है। मियोसिस में आपको ज्यादा इसमें याद करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि मियोसिस में मियोसिस 1 रिडक्शनल है, मियोसिस 2 इक्वेशनल है, हैप्लॉइड सेल, और हाँ कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको याद रखने हैं, कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है, ठीक है।
और माइटोसिस में आपको क्या याद रखना था, ये सबके डायग्राम्स और इनके नेम्स। क्या पूछते हैं बोर्ड में, पूरा पहले डायग्राम दे देंगे प्रोफेज का और बता देंगे, पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द फेस। टेलोफेज का दे देंगे, वो पूछेंगे आइडेंटिफाई द फेस। तो आपको लेबलिंग और डायग्राम ध्यान में रखना है और प्लस किस फेज से कौन बिलोंग करता है, ठीक है। माइटोसिस में इतना आपको ध्यान में रखना है और मियोसिस में ये टेबल और प्लस क्रोमोसोम नंबर और डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे अच्छा डिफरेंस आपको हमने बताया कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है और मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। और फिर माइटोसिस में एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होगा बुक में, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉसिंग ओवर। इससे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल सेल क्या होते हैं, जो मम्मा के साइड से मिलते हैं, और पैटर्नल सेल क्या होते हैं, जो डैडी के साइड से मिलते हैं, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम ये सिमिलर इन, हमारा सेम तो बना नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, सिमिलर इन शेप, स्ट्रक्चर, साइज, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर है, ये डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी और समझ में भी आएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं। और हम पढ़ दे रहे हैं, द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे ये। और होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेम जगह पे वो जीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे भी जीन होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे, ठीक है। जीन का जो प्लेस होता है जीन्स का वो भी सेम होता है। तो हम कहाँ पे थे, द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द मिक्सचर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग, यानी कि क्या होता है, जैसे कि कुछ कैरेक्टर डैडी के भी मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर मम्मी से भी मिलते हैं और फिर वो एक नया कैरेक्टर बनाते हैं, न्यू कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यही बताया है हमारा क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन द मिक्सचर ऑफ पैटर्नल कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से पहले हम आपको बता दें, डेप्लॉइड और हेप्लॉइड बुक में दिया गया है। हेप्लॉइड मतलब सिंगल सेट यानी n, डेप्लॉइड मतलब 2n यानी डबल, ठीक है, 2 सेट होते हैं तो उसे डेप्लॉइड कहा जाता है। अब उसके बाद आया क्रोमोसोम को, क्रोम को कलर्ड बताया है, सोमा को बॉडी बताया है। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये हमने आपको पहले ही बताया था। ये क्या है, होते हैं पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स, 2 पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स होते हैं। इनको कौन जोड़ के रखता है बताइए, सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे ये थ्रेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन होती है, ठीक है। ये क्या है, थ्रेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन किसके अंदर होती है, क्रोमैटिड के अंदर। इनको क्या कहते हैं, क्रोमोनेमा। क्या कहते हैं, क्रोमोनेमा। ये क्या था हमारा, क्रोमोनेमा, क्रोमोनेमा। और ये मैट्रिक्स बताया है, इसको पेलिकल कहते हैं। ये मैट्रिक्स मतलब कैसे बताया, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कुछ है तो ये जो बैकग्राउंड टाइप का है वो मैट्रिक्स, ठीक है। बायो के टर्म में उसे मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखना। तो मैट्रिक्स इसमें क्या बताया है, पेलिकल बताया है। अब कुछ है नॉब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे नॉब लाइक कुछ क्रोमैटिड्स होते हैं, जैसे ये हमने एक पार्ट लिया है इसका, ये एक पार्ट, तो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसे क्या कहते हैं, SAT, SAT यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो टर्मिनल रीजन होता है यानी ऊपर वाला रीजन, इसे क्या कहते हैं, टेलोमेयर। आपको इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बायो में बहुत आते हैं, ठीक है। चाहे आपके 5 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। आप बोर्ड्स का देखिए या क्लास टेस्ट का देखिए, हाफ ईयरली का देखिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये सब लेबलिंग आपको ध्यान रखनी है। थ्रेड लाइक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, क्रोमोनेमा, फिर यहाँ नॉब लाइक स्ट्रक्चर सैटेलाइट, और फिर यहाँ पे टर्मिनल रीजन को टेलोमेयर कहते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये सेंट्रोमेयर, ये क्रोमैटिड्स ध्यान में रखना है। और फिर आता है हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन में 40% हमारा डीएनए होता है और 60% क्या होता है, हिस्टोसोन होता है, ठीक है, हिस्टोन्स होते हैं। 40% डीएनए होता है और 60% हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है।
आपको बस इतना ही याद रखना है, बुक में भी इतना ही दिया है कि क्रोमैटिन में 40% हमारा डीएनए होता है, 60% हिस्टोन्स होता है। फिर आती है हमारी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए और आरएनए आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आ जाएंगे। देखिए हमने आपके लिए लिख दिया है, क्रोमैटिन में 40% ऑफ डीएनए होता है, 60% ऑफ हिस्टोन होता है। डीएनए आपको पता है, हिस्टोन बता देते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोटीन होते हैं उनको हिस्टोन्स कहते हैं। हिस्टोन एक काइंड का प्रोटीन होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कुछ ऐसा सा होता है, रफली बनाया है, ऐसे होता नहीं है, हमने रफली आपको समझाने के लिए बनाया है। डीएनए सराउंडेड बाय हिस्टोन्स, 8 हिस्टोन्स, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पेंटोज शुगर हो गया और नाइट्रोजनियस बेस हो गया। ये सब हमारे डीएनए और आरएनए में ही आएंगे। जैसे नाइट्रोजनियस बेस ऑफ डीएनए हमने लिखे हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमाइन। ये सब क्या है, नाइट्रोजनियस बेस ऑफ डीएनए। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। ये एक्सिस है जो डीएनए को बीच से डिवाइड करती है। ये जो है हमारे, ये क्या है, बेस पेयर है। बेस पेयर कैसे होता है देख लीजिए, एटी यानी एडेनाइन के साथ थाइमाइन और साइटोसाइन के साथ गुआनाइन, ये पेयर्स हैं। ये ऐसे ऐसे पेयर में लगे होते हैं। आप बुक में देखिएगा कलरफुल सा दिया है तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो जरूर बुक को रिफर करिए पढ़ने के वक्त और रीडिंग भी करिए। अब कैसे होता है, ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर कहा गया है, डबल हेलिकल कहा गया है। ये एक फर्स्ट स्ट्रैंड है डीएनए की, ये सेकंड स्ट्रैंड है, फर्स्ट और सेकंड, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या रह गया है, मेजर ग्रूव्स, ये क्या है, इसके ग्रूव्स हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हो गया हमारा। अब उसके बाद आपकी बुक में दिया गया होगा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस, आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि हमारे टाइम पे वो डिफरेंस आया था, ठीक है, तो आपको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको बुक में दिया गया होगा नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए याद रखना है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, और इनके पेयर भी याद रखने हैं, एडेनाइन के साथ थाइमाइन, साइटोसाइन के साथ गुआनाइन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आती है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए का सिंथेसिस कहाँ हुआ था, हमारा इंटरफेस में हुआ था, है ना। इंटरफेस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है, जैसे ये हेलिकल, हम आपको समझाने की उससे बता रहे हैं, समझिएगा, कुछ थोड़ा फील करिए कैसे। ये हमारे जैसे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। मान लीजिए ये यहाँ से ओपन हो गया, है ना, और ये यहाँ से रेप्लिकेट होना शुरू हो गया, एक इधर से और एक इधर से। तो एक सेल में ये गया, एक सेल में ये गया, निकला कहाँ से, ये सिंगल सेल से निकल के एक सेल में गया, ये दूसरे सेल में गया, यानी कि इसका ही डीएनए यहाँ गया। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स से जो डॉटर होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनका डीएनए मिलता है, क्योंकि सिंगल सेल से देखिए कैसे बना, हमारे डीएनए जो होता है वो गया, इसका डीएनए और इसका डीएनए सेम होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऐसे ही होता है। कहाँ होता है, इंटरफेस में होता है, जब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए वही होता है, और सिंथेसिस ऑफ डीएनए भी इंटरफेस में ही होता है। अब आते हैं हमारे जीन्स। जीन जैसे डीएनए ट्रांसफर होता है, उसी तरह जो जीन्स होते हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू चिल्ड्रंस बॉडी। चलिए जीन्स में जाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि डीएनए पे यहाँ पे एक चीज हो रहा है, शुगर फॉस्फेट चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी में हमारे पेंटोस आ जाएंगे और भी जितने शुगर्स हैं ये सब आ जाएंगे। अब आती है जीन की बात। जो जीन होते हैं ना उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, इट ट्रांसमिट्स दी हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स होते हैं उनके कैरेक्टर अलग होते हैं, ह्यूमन होते हैं उनके कैरेक्टर अलग होते हैं, बर्ड होती है उनकी कैरेक्टर अलग होती है, अलग अलग ह्यूमंस होते हैं उनके भी कैरेक्टर अलग होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके परिवार से मिलते जुलते रहते हैं। तो कैसे होते हैं, ये जीन की वजह से। तो जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है। और जीन क्या होता है, कंपोज ऑफ डीएनए, जीन में डीएनए होता है, ठीक है। अब मेल और फीमेल, मेल में जो सेल होते हैं उनको क्या कहते हैं, XY
और जो फीमेल में होते हैं उनको कहते हैं डबल एक्स। अब हमारे फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम में क्रोमोसोम फॉर्म द लिंक बिटवीन द टू जनरेशन, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लिंक क्रोमोसोम बनाता है। दे कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन विच हेल्प इन सेल डिविजन, सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ। सेल सिग्निफिकेंस में बताया था, सेल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ऐसे ये सेक्स ऑफ इंडिविजुअल कैसे पता चलता है, एक्स वाई है तो मेल और डबल एक्स है तो फीमेल। थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम इंड्यूस वेरिएशन। जैसे क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या बताया था, मम्मा के भी कैरेक्टर मिले, डैडी के भी कैरेक्टर मिले, तो एक नया कैरेक्टर बना, क्या है वो, वेरिएशन है, ठीक है। क्रोमोसोम अंडरगो म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन आप लिख लीजिए, म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन द जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोम अंडरगो म्यूटेशन एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन कहाँ से आया, थे तो पहले एप ही है ना, लेकिन जीन में चेंज आया, जीन्स में चेंज आया, सडन चेंज इन जीन, म्यूटेशन जिसको कहा गया है, तो उसी की वजह से इवोल्यूशन आया है। नहीं तो पहले देखिए एप से अब ह्यूमन बॉडी पूरी बन गई है अच्छे से, तो वो इवोल्यूशन की वजह से। दे कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये आप रीड कर लेंगे और स्ट्रक्चर बुक में दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, दो तरह के दिए हैं, ये बहुत इजी है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल वेदर इट इज अ मेल और फीमेल। ऐसे एक्स, डबल एक्स और एक्स वाई, इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और अदर देन दी सेक्स क्रोमोसोम ऑल द क्रोमोसोम्स आर दी ऑटोसोम्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा और भी जितने क्रोमोसोम्स हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। आपको बुक में दिया गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको पूरी बुक रीडिंग करनी है अच्छे से और डायग्राम्स की लेबलिंग अच्छे से देखनी है। ये नया चैप्टर है और सेकंड चैप्टर जेनेटिक्स है, उसकी भी रीडिंग लगाइएगा क्योंकि वो भी आपके लिए नया है और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।